नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन से जुड़ी ये खबर। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जी हां, हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी थी केजरीवाल के ग्राउंड पर बता दें आपको जमानत मांगी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की अर्जी को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की और कहा याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे। कोर्ट ने सवाल किया कि जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। यानी कि राहत के लिए दो अदालतों का सहारा ले रहे थे हेमंत सोरेन। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की है और याचिकाकर्ता के वकील को सुनाया है। तो ऐसे में बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने भी इस बात को माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इसका असर नहीं हुआ और याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी कि अब हेमंत सोरेन बता दें आपको कि चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि हेमंत सोरेन ये चाह रहे थे कि उनको अंतरिम जमानत मिल जाए और उनको राहत मिले। तो देखिए, हेमंत सोरेन, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। हेमंत सोरेन के वकील की ये दलील है। पीएमएलए के तहत सिर्फ कब्जा ही पर्याप्त सबूत है। ईडी की ओर से एएसजी ने यह कहा है चुनाव प्रचार के लिए जमानत देना सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। तो हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की वकील की दलील थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है हेमंत सोरेन के खिलाफ। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए, अब हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि उनकी तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए, लेकिन कोर्ट के समक्ष दो बातें रखी गई, जिसमें ईडी की तरफ से कहा गया कि हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया था तो ना तो वो मुख्यमंत्री पद पर थे और कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उस पर संज्ञान भी लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल से सवाल किया तो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ये तमाम जानकारियां इस केस में देने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाते हुए इसमें ये कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो तथ्य छुपाए। पहला कि आपने निचली अदालत में हेमंत सोरेन के खिलाफ जमानत याचिका दाखिल कर रखी है, लेकिन याचिका में आपने उस बात का जिक्र नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए, ऐसे में ही उनको जमानत दी जाए। लेकिन ईडी ने इस तथ्य का भी विरोध किया। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में चार्जशीट फिलहाल दाखिल नहीं हुई है, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको चुनाव प्रचार से पहले, यानी कि चुनाव से ठीक है सुशील, आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव, आपकी ओर रुख करूंगी। इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति है और कितना बड़ा झटका है ये हेमंत सोरेन के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से आम चुनाव के दौरान हर कोई ये उम्मीद कर रहा था, खासकर इंडिया गठबंधन दल जब ये उम्मीद कर रहा था कि हेमंत सोरेन को वहां से आराम मिलेगा, यानी उनको वहां से राहत मिल सकती है, लेकिन वो राहत नहीं मिली है, जिसके बाद जरूर यहां पर झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता और नेता ये कहने लग गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनता अब निर्णय लेगी। अब देखना होगा कि जब हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे तो उस दौरान कितना प्रभावित ये पूरा क्षेत्र रहता है। क्योंकि झारखंड की अगर हम बात करें तो आदिवासी चेहरे में से सबसे बड़ा चेहरा सबसे पहले शिबू सोरेन का नाम आता था और शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन का नाम एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आने लग गया। हालांकि कल्पना सोरेन पिछले कुछ दिनों से आदिवासी चेहरे के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है, महिला नेत्री के रूप में उभर
रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हेमंत सोरेन की बात करें, पिछले दिनों जब हेमंत सोरेन को कोर्ट ने अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में जाने की अनुमति दी थी, तो उस दौरान भी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, खूब चर्चा का विषय बना था कि हेमंत सोरेन को जब राहत मिला तो वो बिल्कुल शिबू सोरेन के रूप में नजर आए थे। एक बार फिर से ये उम्मीद था कि कहीं ना कहीं एक तरीके से तैयारी जो है हेमंत सोरेन की वो जेल के अंदर इस तरीके से चल रही थी कि अगर राहत मिलती है तो जब वो मैदान में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर शिबू सोरेन की छटास लोगों में देखने को मिलेगी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला है तो निश्चित रूप से बैकफुट पर जेएमएम और इंडिया गठबंधन दल होंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन, अगर हम संथाल की बात करें, संथाल में अभी चुनाव होना बाकी था। संथाल की 3 सीटों की बात करें जिसमें दुमका, राजमहल और गोड्डा, अगर हम राजमहल सीट पर बात करें तो हमेशा से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। दुमका भी पूर्व के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा करता था। शिबू सोरेन वहां से चुनाव लड़ते थे और उसी एरिया से हेमंत सोरेन विधायक भी आते हैं, यानी बरहेट का जो इलाका है वो उनका है। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में एक बड़ा ठीक है गौरव, आप बने रहिए। संवाददाता संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मिला हेमंत सोरेन को ये बड़ा झटका, राजनीतिक गलियारे के लिए ये कितना असरदार होगा, यानी कि कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले जिस तथ्य को छुपाने की बात बार बार सामने आ रही है वो तथ्य आपको सिलसिलेवार ढंग से समझा देते हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होता है और फिर 4 अप्रैल को ईडी यानी पीएमएलए कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है। जब संज्ञान लेता है, यही संज्ञान जो ईडी कोर्ट ने लिया था, इसी तथ्य को छुपाया गया। और देखिए, जब इसी हालांकि ईडी कोर्ट में जो नियमित जमानत की अर्जी थी हेमंत सोरेन की, वो खारिज हो चुकी है। हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे थे, या गिरफ्तारी को चुनौती दी थी उन्होंने, तो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे कि उन्हें आपको कम से कम अग्रिम जमानत मिल जाए, वो कम से कम चुनाव में प्रचार कर सके, अब वहाँ खारिज हो चुकी। तो जो ईडी कोर्ट ने 4 अप्रैल को संज्ञान लिया था, उसी संज्ञान के तथ्य को सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल याचिका की गई थी आपको हेमंत सोरेन की ओर से, उस याचिका में ईडी कोर्ट के 4 अप्रैल के संज्ञान होने की तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज जब कहा तो फिर हेमंत सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने तुरंत कोर्ट से आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट में कि याचिका को वापस लेने का आग्रह किया, फिर उन्होंने याचिका को वापस लिया। अब ऐसे में देखना है कि जैसे आपने राजनीतिक जो भी वर्तमान में जो हालात है, चुनाव प्रचार का समय है, ऐसे में ये कहा जा रहा था कि 2 चरण का चुनाव तो हो चुका और तीसरे चरण जो कि 25 मई को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद में होना है, 23 मई यानी कल शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार करने की तारीख है। अगर आज राहत मिलती तो हेमंत सोरेन जाहिर है कि आज और कल मैदान में आपको नजर आते, चुनाव प्रचार करते नजर आते। लेकिन अब चूंकि तीसरा चरण में गुजर जाएगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई है। साफ है कि हेमंत सोरेन अब चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना ज्यादा पड़ने वाला है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संजय। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो देखिए, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज होने पर अभी बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। उम्मीदें हेमंत सोरेन जी और उनकी पूरी पार्टी को जो बहुत सारी उम्मीदें थी, वो कहते ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और आज सुप्रीम झटका लगने के बाद जेएमएम फिर से एक्सपोज हो गई है कि करप्शन के मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट तक से कोई राहत नहीं। सोरेन की याचिका खारिज होने पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है, सुनिए। कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जाती है, जनता के मन के बात को लेकर जाती है, उनकी इच्छाओं के लिए, तो जेएमएम भी गई। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी आदेश दिया है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन उसका सम्मान करती है, लेकिन आशा करती है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हेमंत सोरेन जी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। चलिए, और अब टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की बात कर लेते हैं। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें गिरफ्तारी के बाद से लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी। इससे पहले भी कोर्ट ने आलमगीर आलम को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था और इस मामले में मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम भी ईडी रिमांड पर हैं और दोनों से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं, तो अभी और पूछताछ बाकी है। तो ऐसे में आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। रिमांड की अवधि जो है वो भी बढ़ा दी गई है, 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था पहले भी।
तो ये बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि पैसे टेंडर कमीशन में घोटाले को लेकर के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ जारी है और आपको बताते चले कि पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी को मिली है और इसी वजह से ये अवधि और ज्यादा बढ़ाई गई है ताकि और पूछताछ की जा सके और सवालों के जवाब निकाले जा सके। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहा है। ओम प्रकाश, देखिए आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती भी जा रही हैं और रिमांड अवधि है वो भी बढ़ा दी गई है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? कहा जाए तो संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई है, ठीक उस दिन से ही आलमगीर आलम की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। जाहिर तौर पर आज भी उन्हें 6 दिनों की रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर ईडी के द्वारा 8 दिनों की रिमांड अवधि की मांग जो है वो की गई थी। हालांकि अदालत के द्वारा 5 दिनों की रिमांड अवधि की स्वीकृति दी गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम एविडेंस, चाहे वो संजीव लाल के बयान हो या फिर जहांगीर से घर से मिले हुए पैसे, इन तमाम चीजों के जो सूत्र हैं वो जो किरदार हैं आलमगीर आलम तक जा रहे हैं। तमाम गवाह और कई साक्ष्य जो हैं वो ईडी को मिले हैं, जिसकी कॉपी भी ईडी के द्वारा जो है वो कोर्ट के सुपुर्द की गई है, जिसमें कि वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कि किस तरह से 1.5% जो कमीशन है वो मंत्री के पास जाया करता था और वो पैसा जो था वो आलमगीर आलम का था और जो कि जहांगीर के आवाज से मिला। इन तमाम चीजों और उसके रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो वो जहांगीर के आवाज से मिला है, जिसे संजीव लाल के द्वारा रखवाया गया था। तो पूरी तरह से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आलमगीर आलम की मुश्किलें और उनके खिलाफ जो ईडी का शिकंजा है वो कसता जा रहा है। ऐसे में आलमगीर आलम की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पूछताछ में कई अहम तथ्य और जानकारियां भी सामने आई है और जिसके आधार पर जो ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर और जो अन्य पदाधिकारी हैं जो इस सिंडिकेट का हिस्सा थे, उनसे भी पूछताछ आने वाले दिनों में की जानी है। तो कहा जा सकता है आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखिए जब पूछताछ हो रही है आलमगीर आलम से तो ऐसे में 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। पहला कि क्या मंत्री आलमगीर आलम पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं ईडी को, दूसरा ये कि क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है, ईडी ने जानकारी दी है कि कई अहम सबूत और कई अहम जानकारियां निकल करके सामने आई है। जी बिल्कुल, जो बात की जाए तो आलमगीर आलम की तरफ से कॉपरेशन जो है, जो मिलना चाहिए वो कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है। बीच बीच में उन्हें एंजाइटी के भी शिकार हैं, जिस वजह से वो चिड़चिड़ेपन हो जा रहा है, जिसके वजह से बीच बीच में मेडिकल की टीम भी उनकी जांच कर रही है। तो कहा जा सकता है पूरी तरह से कॉपरेशन जो होना चाहिए आलमगीर आलम का वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जो संजीव लाल और जहांगीर की तरफ से या फिर कहें कि इस पूरे जांच में जो साक्ष्य मिले हैं वो आलमगीर आलम के खिलाफ है। इसी में कई रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, कोई डेटा भी मिले हैं, उन डेटा को भी अदालत के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया गया है। जी ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। जमशेदपुर में जनसभा के दौरान केजरीवाल ने कहा 4 जून को इंडी महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे, जिस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि फैसला आने से पहले ऐसा बयान देना सही नहीं। अब इनको कैसे पता 5 तारीख को वो बाहर छूटने वाले, ये तो सब जुडिस मैटर है, केस ऑलरेडी चल रहा है, टेम्पोररी राहत है। तो ये एक जनता में गलत परसेप्शन बनाकर कोर्ट ने जो उनको प्रचार करने की आजादी दी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बोकारो में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा के बाद सियासत अब तेज हो गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हमला बोला और कहा कि सभा में सिर्फ कार्यकर्ता और नेता नजर आए, जनता गायब रही। अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा कि परिणाम क्या होने वाला। अब काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार इन्हें सफलता मिल गई, जनता इनके झांसे में आ गई, जनता इनके बहकावे में आ गई, जनता हिंदू मुस्लिम में बट गई। अब जनता ने ये ठान लिया है कि ऐसी ताकतों को हमें उनकी जगह दिखा देनी है, हमें उखाड़ फेंकना है ऐसी ताकतों को। जमशेदपुर से बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने पूर्व मंत्री राजा पीटर से मुलाकात की और इस दौरान पूर्व मंत्री राजा पीटर ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके ऐतिहासिक कामों से लोग प्रभावित हैं। झारखंड में 14 की 14 सीट एनडीए जीत रही है।
धीरे धीरे सब काम करेंगे। वो लोग का कुछ मतलब ये तो नहीं बोलेगा विद्युत महतो चोर है, परसेंटेज लेता है। हम MP MLA जब भी था, मेरा MP फंड से कभी 1% हम पैसा नहीं लेते। बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है और देश सुरक्षित हाथों में है, इसीलिए पुनः एक बार देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर बैठे। 25 मई को धनबाद लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होना है, जिसे लेकर के सभी कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। रोड शो के दौरान अनुपमा सिंह हीरापुर के मां काली मंदिर पहुंची और भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। कि कितना अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, भगवान का भी आशीर्वाद मिल रहा है, पंडित जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। बीजेपी ने जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करा करके उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल इरफान अंसारी ने असली राम नकली राम से जुड़ा हुआ एक ट्वीट किया था, जिस पर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पहले निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। अब रांची के अरगोड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी ने गिरफ्तार करने की मांग के साथ साथ चुनाव कार्य से हटाने की भी अपील की है। विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विधायक इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इरफान अंसारी के ट्वीट पर बीजेपी में नाराजगी देखी जा रही है। इरफान अंसारी जो जामताड़ा के कांग्रेस विधायक हैं, उनके खिलाफ FIR करने के लिए आए। मामला यह है कि 19 तारीख को इरफान अंसारी ने अपने आधिकारिक X पोस्ट पर ये पोस्ट किया। आप ये पोस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो शहर ही नहीं पूरे देश तक में इस दंगा भड़क सकता है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कानून बात का डर है कि कहीं फिर कोई छत पर न चढ़ जाए। रात में थोड़ा अनसेफ लगता है, कहीं कोई आ ना जाए। क्या जल्दी से जल्दी उसको मरम्मत करा के उसको ठीक करा देना चाहिए। एप्लीकेशन दिया भी गया है, थोड़ा अनसेफ है जब से बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है। छात्राओं ने दीवार बनाने के लिए कई बार लिखित आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अब तक दीवार की मरम्मत नहीं कराई जा सकी है। वहीं कुलपति का कहना है कि दीवार बनाने को लेकर फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस में पड़ी हुई है। कई बार लिखित शिकायत भी मिली है, लेकिन अब तक कोई असर नहीं हुआ और फाइल अभी भी वही है। उन्होंने कहा है कि अगर फाइल वहां से आती है तो दीवार तुरंत बनवाने का आदेश दे देंगे। कटिहार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की टीम शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंच गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद की। सुनसान इलाके में मुर्गी फार्म के अंदर तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। मामला कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घोड़ाबाड़ी का है। घोड़ाबाड़ी इलाके में एक मुर्गी फार्म में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब करीब 70 पेटी शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शराब तस्करों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। यही वजह है कि कटिहार से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि पुलिस को शराब के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस को 70 कार्टन से भी ज्यादा शराब मिली है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। सिवान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की जनसभा हुई। पचरुखी प्रखंड के बड़का गांव स्कूल के मैदान में दोनों नेता ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के लिए प्रचार किया और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। कुछ दिन पहले पटना में रोड शो हुआ था भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का हाथों में कमल थमा दिया, नीचे खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी अपने ऊपर, चाचा के नीचे। अब फोकस लाइट खाली मोदी जी के मुंह पे, चाचा जी के मुंह पे नहीं। क्या बोला है चुनाव के बाद क्या करी। सिवान पहुंचते ही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पटना में नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल थमा दिया और खुद ऊपर हो गए। उन्होंने कहा कि सारा फोकस लाइट सिर्फ पीएम के चेहरे पर था। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी क्या करेंगे ये सबको पता है।
लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच कैमूर में प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली है। इस रैली में कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से 1 जून को वोट देने की अपील की। कई सारे मोहल्लों में हम लोग रखे हैं, घूमने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं हम अपने मतदाताओं को। कृपया आप 1 जून को आइए और अपने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और राष्ट्र के निर्माण में आप अपना। एक बड़ी खबर दुमका के रानेश्वर के होने वाली थी। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए प्रचार करना था। दुमका में असम के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया गया। दुमका में असम के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द। दुमका के रानेश्वर के होने वाली थी सभा। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए प्रचार करना था। बारिश की वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो दुमका में असम के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ। ये बड़ी खबर अपडेट आपको बता दें कि दुमका में असम के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।